हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अभी कुछ दिनों पहले हो गई। जैसा कि आपको मैंने सारे के सारे नोबेल पुरस्कारों के बारे में बताया और आप लोगों ने देखा भी, आप लोगों ने भाई वो सारे एपिसोड जो थे उनको अच्छे से देखा, समझने की कोशिश करी। यूपीएससी परीक्षा में नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट होते हैं, किसको मिले हैं, क्यों मिले हैं, यह अक्सर पूछा जाता है। आज की चर्चा उस पर नहीं है। आज की चर्चा उस सवाल पर है जो आप में से काफी लोग मेरे नोबेल प्राइज के हर एपिसोड पर पूछ रहे थे, और वो सवाल यह था कि सर किसी भारतीय को क्यों नहीं मिल रहा, या किसी भारतीय को कब मिलेगा। तो आज हम नोबेल प्राइज के एक वर्ग पे, जिसको हम कहते हैं साइंस से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए नोबेल प्राइजेस जो हैं, नोबेल पुरस्कार जो हैं, एक बार उन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान में भारतीयों को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता है। एक बार यह जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं यह दावा बिल्कुल नहीं करता कि जो यह एनालिसिस होगा यह एकदम फुल प्रूफ होगा। भाई इससे अलग भी कुछ कारण हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग कुछ अलग विचार रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मेरा विचार इस पर है वो मैं आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इसके बाबत एक रिपोर्ट भी छापी है, उसको भी मैं अपने इस छोटे से 15 मिनट के आसपास का ही लेक्चर होगा, थोड़ा सा लंबा है, आमतौर पे 8-10 मिनट का होता है, 15 से 20 मिनट तक जा सकता है। इसमें मैं इन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भैया अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कहां से करें, किताबें कहां से खरीदें, इस चीज को लेकर चिंता में है तो आपकी चिंताओं का समाधान 18 किताबें हिंदी माध्यम में, ये चित्र देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी मीडियम की 18 किताबें स्टडी IQ-IAS हिंदी की हैं। इन किताबों को खरीद लेंगे तो और कोई किताब पूरी प्रिपरेशन में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल मत सोचिए, AJ लाइव कोड लगाइए और इन 18 किताबों को आज ही ले लीजिए। मीडियम सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा वरना अंग्रेजी में आ जाएंगी, तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। वहां पे ड्रॉप डाउन आता है ऐप पर, हिंदी या इंग्लिश, तो उसमें हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको हिंदी में चाहिए। ठीक है, अपना एड्रेस ठीक भरिएगा यार, ये बड़ी गलती करते हैं लोग। एड्रेस में पिन कोड नहीं डालते, पिन कोड गलत डाल देते हैं, पते में एक दो लाइनें गड़बड़ कर देते हैं, फिर किताब ढंग से पहुंचती नहीं है, फिर उसके लिए फिर वो टाइम लग जाता है। ये याद रखिएगा, एड्रेस ध्यान से भरिएगा। जो आप एड्रेस भरेंगे वहीं पर एड्रेस भरने का जहां फॉर्म है उसी के नीचे कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड क्या लगाना है? AJ लाइव। AJ लाइव लगाओगे तो 4,500 की 18 किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर NCERT लेनी है, भाई NCERT का आपको समरी पढ़ना है। NCERT आपको लगता है बहुत बोरिंग लग रही है पढ़ने में, कोई बात नहीं, 5 किताबों में हमने सारी NCERT की समरी कर दी है। 5 किताबें, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। AJ लाइव कोड लगा लो, केवल 1300 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी हार्ड कॉपी इन किताबों की। याद रखिए, यहां पर भी नियम वही है, कोड AJ लाइव लगाना है। एड्रेस ठीक से भरिएगा, एड्रेस की गलती करोगे यार बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कृपया बहुत सोच समझ के ढंग से एड्रेस भरिएगा। लेकिन आज ही ले लीजिए, अपनी पढ़ाई को थोड़ा औपचारिक तौर पर चालू कीजिए। चलिए भाई, अब अगर हम साइंस के फील्ड में भारतीयों की बात करें कि भारतीय जो हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है विज्ञान का, बेटा आपको पता है ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला है? एक। आज तक सिर्फ एक भारतीय वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका नाम है CV रमन। तो CV रमन साहब जो हैं, सिर्फ इनको 1930 में जो रामन प्रभाव था, रामन इफेक्ट था, उसके लिए इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला 1930 में। यानी कि कितने साल हो गए? तकरीबन एक सदी होने वाली है। 94 साल पहले एक भारतीय को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद जो साइंसेज के 3 नोबेल प्राइज होते हैं, कौन से हैं भाई? आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मेडिकल साइंस का। इन तीनों में से कोई नोबेल प्राइज किसी भारतीय को नहीं मिला है और 1930 के बाद से 3 भारतीय मूल के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है, लेकिन उनमें से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था, उसने अपनी रिसर्च भारत में नहीं करी। वो 3 लोग कौन थे? हरगोविंद खुराना थे, हरगोविंद खुराना को कब मिला था? 1968 में मिला था, मेडिकल साइंस के लिए। 1968 में इनको मेडिकल साइंस के लिए मिला था हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना के बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था फिजिक्स के लिए, सुब्रमण्यम
चंद्रशेखर को मिला था। इनको कब मिला था? 1983 में फिजिक्स के लिए, भौतिकी। और सन 2009 में अभी कुछ वर्ष पहले ही वेंकटरमन रामकृष्णन, इनकी किताब मैं आजकल पढ़ रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, व्हाई वी डाई, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। गलत लिख दिया, वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में मिला था। इनको किसके लिए मिला था? रसायन शास्त्र के लिए। केमिस्ट्री का नोबेल जो है इनको मिला था। तो यार ये जो है, ये तीन जो है, ये भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन ये भारतीय नागरिक नहीं थे, इनकी सारी रिसर्च बाहर थी, ये भारतीय नहीं कहे जा सकते। तो भारतीय को, जिसने पूरी तरह से जो भारतीय था, ऐसा एक ही नोबेल प्राइज आज तक हमको मिला है, और वो है डॉक्टर सीवी रमन का। तो भाई ये एक चिंताजनक बात है, ये एक सोचने वाली बात है कि यार ऐसा क्या है कि भारत में कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ पिछले 94 सालों में जिसको नोबेल प्राइज दिया जा सके। तो इसके लिए हमको कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। पहली चीज तो यह आती है कि नोबेल प्राइज जो है, ये इसके लिए वैज्ञानिक चुने कैसे जाते हैं। नोबेल प्राइज के लिए जो शॉर्टलिस्ट बनती है वो नामांकन के माध्यम से बनती है, और ये नामांकन की जो प्रक्रिया है बेटा, ये बड़ी अपारदर्शी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि भाई जो है कौन व्यक्ति नामांकित कर रहा है, नामांकन कैसे हो रहा है, कौन कौन नामांकित हो रहा है, यह आमतौर पे सब किसी को पता होता नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि नोबेल प्राइज के लिए आप और मैं किसी को नामांकित नहीं कर सकते। यह नामांकन कौन करता है? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक वर्ग करता है, वैज्ञानिक समुदाय करता है, पुराने नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो लोग करते हैं। मतलब जाने माने प्रख्यात लोग ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फिजिक्स की एक किताब पढ़ी, वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसके लेखक को नामांकित कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब आम आदमी नहीं कर सकता। जो प्रख्यात लोग हैं, अपने फील्ड के जाने माने लोग हैं, उनमें उनको अगर लगता है कि यार इस आदमी की रिसर्च जो है ये नोबेल पुरस्कार के लायक है, तब वो नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करता है। इन नामांकित नामों के बीच में से ही चयन किया जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा। अब ये नामांकित लोग कौन कौन हैं, इनकी लिस्ट भी कभी कभी जारी की जाती है। यानी कि पिछले 40 साल 50 साल में कौन नामांकित हुआ आपको पता ही नहीं है, एक अंदाजे पर ही सिस्टम चल रहा है। जैसे मैं यहां पर लिख के लाया हूं, अगर आप नामांकन की लिस्ट देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में खाली 70s तक, फिजिक्स और केमिस्ट्री में खाली 1970 तक की लिस्ट हमको पता है। उसके बाद लिस्ट जारी ही नहीं हुई, पता ही नहीं किस किस को नामांकित किया गया। मेडिकल साइंस में तो और खराब है, मेडिकल साइंस में यह लिस्ट केवल 1953 तक है। यानी कि पिछले 70-71 सालों में कौन कौन नामांकित हुआ है हमको पता ही नहीं है। तो यार ये एक चीज है, इसको बदला जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि इस एक चीज को बदला जाना चाहिए। किसी भी पुरस्कार की प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाना बहुत जरूरी है। अगर वो पारदर्शी नहीं होगी तो उस पर लोगों को संदेह होगा, उसको लेकर ऐसा लगेगा कि यार ये जो है ये सिस्टम सही नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि ये सिस्टम सही नहीं है। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो ओपन होनी चाहिए, ज्यादा इंक्लूसिव होनी चाहिए, और नामांकित लोग जो हैं उनकी सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा तो भाई ये तो हो गया नामांकन की प्रक्रिया। क्या भारतीय नामांकित हुए हैं? क्या ऐसा हुआ है कि भारतीय नामांकित हुए हैं? यार देखो, ऑनेस्टली पिछले 50 साल को तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। पिछले 50 सालों में तो कौन कौन भारतीय नामांकित हुए हैं हमको पता ही नहीं है। लेकिन उसके पहले कई ऐसे भारतीय हैं जो कई कई बार नामांकित हुए हैं। जैसे अगर आप भौतिकी में देखें तो भौतिकी में मेघनाद साहा, भाभा, होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु जो पूरा ऊर्जा है उसके जनक माने जाते हैं, और सत्येंद्र नाथ बोस। ये फिजिक्स में भारत के ऐसे नाम रहे हैं। जो लिस्ट जारी हुई है उसके हिसाब से ये कई बार अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा नामांकित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो जीएन रामचंद्रन, अगर हम रसायन की बात करें तो जीएन रामचंद्रन और टी शेषाद्री, इनको कई बार नामांकित किया गया है। मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो एक ही भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नामांकित किया गया है। मेडिकल साइंस में उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी,
लेकिन ये 6 लोग जो हैं जिनके नाम मैंने आपको यहां बताए, ये 6 लोग बेटा कई कई बार नामांकित किए गए हैं और कई कई बार अलग अलग लोगों द्वारा नामांकित किए गए हैं। इनके नाम हमको पता है कि ये नामांकित किए गए हैं। तो यार लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से कोई कभी जीत नहीं पाया। नामांकित की सूची में इनकी एंट्री कई बार हुई लेकिन जीतने में सफल नहीं रहे। लेकिन ठीक है, चलिए, पुरस्कार है, कभी किसी को मिलता है, कभी किसी को मिलता है, इसमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। कुछ ऐसे लोग जिनको लेकर ये एक सार्वजनिक मत है कि इनको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। कुछ ऐसा होता है ना, जैसे महात्मा गांधी के लिए हम कहते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार यार महात्मा गांधी को नहीं दिया। पूरी दुनिया शांति की पढ़ाई महात्मा गांधी के नाम पे करती है और महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार कभी दिया ही नहीं गया। विज्ञान में भी ऐसे कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है जगदीश चंद्र बोस का। मतलब मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जगदीश चंद्र बसु भारत के महान वैज्ञानिक, ये हमेशा से कहा जाता है कि भाई जो बेतार का एक कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, उसकी खोज का, उसके आविष्कार का श्रेय जो है वो मार्कोनी साहब को दिया जाता है। ये हमने अक्सर देखा है और मार्कोनी को इसके लिए 1909 में नोबेल प्राइज भी मिला। मार्कोनी को बेतार के लिए 1909 का नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन अब वैज्ञानिक समुदाय इस बात को मानता है कि वास्तविकता में मार्कोनी ने इसका आविष्कार, मतलब इन्होंने भी किया होगा, लेकिन उसके पहले 1895 में ही जेसी बोस जो हैं वो इसका आविष्कार कर चुके थे। तो जगदीश चंद्र बसु मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन है। ये नोबेल प्राइज डिजर्व करते थे और मतलब ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत गलत चीज है कि जेसी बसु साहब को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। एक और वैज्ञानिक हैं के.एस. कृष्णन। के.एस. कृष्णन के साथ भी थोड़ा सा गलत किया गया है। ये सीवी रमन साहब के साथ काम करते थे। इनको अलग से पुरस्कार भले ही ना दिया जाता, इनका जो काम था वो सीवी रमन के साथ था और यह माना जाता है, मतलब खुद रमन साहब ने इस बात को माना कि भाई रमन इफेक्ट जो था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला उसमें कृष्णन का भी उतना ही योगदान था। लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है वो केवल सीवी रमन को दिया गया, कृष्णन को उसमें शामिल नहीं किया गया। यह भी एक तरह का गलत चीज मानी जाती है। एक और भारतीय वैज्ञानिक जो अभी भी हैं भाई, क्योंकि अभी हमारे पास रीसेंट डेटा नहीं है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यार उनको नामांकित किया गया है या नहीं, लेकिन मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिनको बहुत बार नामांकित ना किया गया हो केमिस्ट्री के लिए। भारत के साइंस लेजेंड, मतलब मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के फील्ड में इस समय दुनिया के सबसे जाने माने वैज्ञानिकों में से एक CNR राव साहब। CNR राव जो हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बेटा इनकी जो रिसर्च है वो दुनिया में सबसे शानदार रिसर्च मानी जाती है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो है उसमें इनकी रिसर्च जो है वो दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं इनके रिसर्च के आधार पर। तो CNR राव साहब को अभी तक नोबेल प्राइज, मतलब हर साल, इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है जब मैं IIT में था उस समय भी CNR राव साहब का नाम हम सुनते थे। मेरे ख्याल से IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में CNR राव साहब उस समय थे और यह कहा जाता था कि भारत में से अगला नोबेल प्राइज CNR राव को ही मिलेगा। यह मतलब सबको पता था, ये कॉमन नॉलेज थी कि अगला नोबेल प्राइज भारत से जब भी मिलेगा तो CNR राव को मिलेगा। और हम लोग को लगता था यार कि हमारे IIT में रहते रहते क्या पता मिल जाए, लेकिन अब तो उस बात को इतने साल हो गए अभी तक इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। और यह अपने आप में बड़ी अजीब बात मानी जाती है, एक अपवाद माना जाता है कि CNR राव के कद के वैज्ञानिक को, उनकी रिसर्च वाले वैज्ञानिक को यह अवार्ड जो है यह अब तक नहीं दिया गया। ठीक है, एक और इसमें वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ECG सुदर्शन। तो ECG सुदर्शन जो हैं ये ऐसे वैज्ञानिक हैं बेटा कि इनकी रिसर्च के आधार पर जो आविष्कार आगे हुए उनको नोबेल प्राइज मिल गया है पर इनको नहीं मिला। तो यार इस तरह के भी कुछ वैज्ञानिक हैं, इस तरह के अपवाद हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से वैश्विक तौर पर भी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यार इनको मिल जाना चाहिए था पर इनको नहीं मिला। तो यार ये एक निश्चित तौर पर एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी अजीब बात है। इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, चलिए, वैश्विक अवार्ड है, इस तरह की चीजें जो हैं भारत के साथ थोड़ी ज्यादा हुई हैं हम देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। एक आरोप जो नोबेल प्राइज पर हमेशा लगता है वो आरोप ये लगता है कि ये बेसिकली पश्चिमी अवार्ड है। ये अब यार मतलब मैं इस आरोप को ऐसा खुल के तो नहीं कहूंगा, लेकिन तब भी अगर आप डेटा देखें तो वो डेटा इस बात का समर्थन करता है।
कि देखिए क्या है कि चलिए भारत में हम कह सकते हैं, चलिए पहले एक बार भारत की समस्याएं देख लेते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम जानते हैं इस बात को, कुछ चीजें हम जानते हैं कि हमारे यहां रिसर्च कोई बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं जाना माना पेशा नहीं है। आप किसी बच्चे से 100 बच्चों से पूछ के देखो बड़े होकर क्या बनोगे, शायद ही कोई कहेगा कि मैं लैब में रिसर्च करूंगा। यह बात सही है, मतलब हमारे यहां जिसको हम कहते हैं कि एक रिसर्च की, अनुसंधान की संस्कृति जो है वो कम है। यह बात सही है, मतलब इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अनुसंधान की संस्कृति हमारे यहां कम है, हमारे यहां फंडिंग कम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है, नौकरशाही हावी है। भाई आप, यह बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सरकारी विभागों में वैज्ञानिक हैं, यार आप उनसे बात करके देखो, वो आपको बताएंगे कि यार मतलब जो आप लोग आईएएस बनोगे तो आप लोग भी, आपको किसी सरकारी वैज्ञानिक संस्थान का सचिव बना दिया जाएगा। फिर बेटा सारी शक्ति आपके हाथ में होगी। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है लेकिन वो रिसर्च की अप्रूवल लेने आपके पास आएगा जिसको उस रिसर्च का आर भी नहीं पता होगा। तो हमारे यहां नौकरशाही इतनी ज्यादा हावी है, इतनी शक्तिशाली है कि वैज्ञानिकों को उस प्रकार का समर्थन, उस प्रकार का सहयोग, उस प्रकार का सम्मान जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि हमारा जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग है, पिछले कुछ बार से ही ऐसा हुआ है कि इसका सचिव अब किसी वैज्ञानिक को बनाया जाने लगा है। वरना सोचिए विज्ञान विभाग का सचिव भी एक आईएएस ऑफिसर होता था। तो ये जो है ये अपने आप में चिंताजनक बात है। नौकरशाही हमारे यहां ज्यादा हावी होती है, प्राइवेट रिसर्च हमारे यहां बहुत कम है। जैसे आपने देखा इस बार भाई एआई पर रिसर्च के लिए जिन लोगों को अवार्ड मिला वो गूगल में काम करते थे, लेकिन भारत में आपको बहुत कम कंपनियां ऐसी मिलेंगी जिनका अपना खुद का कोई स्वतंत्र एक रिसर्च का डिवीजन होगा जो रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे। ऐसा आपको भारत में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यार इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, विश्वविद्यालय जो हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि आमतौर पर रिसर्च, विश्वविद्यालय में भी आप देखेंगे फोकस कम है रिसर्च पर। विश्वविद्यालय का फोकस इस चीज पर ज्यादा है कि बच्चों को स्किल सिखा के नौकरी लगवा दी जाए, वहां पे कुछ आविष्कार हो, कुछ रिसर्च हो, इस पर फोकस बहुत कम है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं भारत में। ये कुछ प्रमुख कारण है, ये आप नोट कर लीजिएगा, आप लिख कर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चाइना में तो ऐसा नहीं है। चाइना तो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है। चाइना रिसर्च पे खर्चा भी बहुत कर रहा है। लेकिन क्या चाइना के लोगों को नोबेल प्राइज मिल रहे हैं? कोरिया में तो बहुत खर्चा होता है, क्या कोरिया के लोगों को नोबेल प्राइज मिल रहे हैं? जवाब है ना। इसका भी मैं एक आंकड़ा लेकर आया हूं। पिछले अगर आप देखें तो फिजिक्स में अब तक जो है, मैं अगर बात करूं एशिया, मतलब इन महाद्वीपों की बात करूं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, यानी कि नोबेल प्राइज आमतौर पे कहां मिलते हैं? या तो अमेरिकियों को या फिर यूरोपियों को। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, अगर मैं इन तीन बड़े बड़े महाद्वीपों की बात कर लूं तो आपको दिखाऊं इन तीनों महाद्वीपों से मिला के अब तक विज्ञान में कितने नोबेल मिले हैं। फिजिक्स में, भौतिकी में बेटा अब तक 227 नोबेल दिए गए हैं, जिनमें से 13, समझ पा रहे हो इस बात को? इतने बड़े बड़े, दुनिया की ज्यादातर आबादी तो यहीं आ गई यार। एशिया में भारत और चाइना दोनों हो गए, 1/3 दुनिया हो गई। ठीक है, बात समझ रहे हो? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, तीनों को मिलाकर कुल मिलाके केवल 13 नोबेल प्राइज मिले हैं फिजिक्स में आज तक, 227 में से। बाकी 214 अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। बात समझ रहे हो? अगर ऐसे ही केमिस्ट्री में देखें, रसायन में देखें, तो रसायन में अब तक 197 नोबेल दिए गए हैं, जिनमें से 15 केवल मिले हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस में 229 नोबेल दिए गए हैं अब तक, जिनमें से जानते हो क्या नंबर है? 7। तो एक आपको फर्क यहां दिखाई दे जाएगा। यह आंकड़ा जो है मैं चाहूंगा आप लोग कहीं लिख कर रख लो, इसका मैं शेयर भी कर दूंगा आपके टेलीग्राम पे, इसके नोट्स जो हैं। लेकिन यह आंकड़ा जो है आप कहीं लिख कर रख लो, यह अपने आप में आवश्यक आंकड़ा है, यह एक जरूरी चीज है। ठीक है, इस बात को याद रखें कि भाई ये जो है, ये दरअसल नोबेल प्राइज में एक इस प्रकार का वितरण में एक असंतुलन हमको दिखाई देता है।
ठीक है, तो भाई यही थी बस आज की चर्चा, यही मेरे को आपसे करनी थी कि किस तरह से नोबेल प्राइज जो है वो उतने समान, उतने समता पूरक है नहीं जितने होने चाहिए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों, अपनी कमियों को भी ना माने। बात सही है कि वैज्ञानिक रिसर्च का हमारे यहां उतना माहौल नहीं है जो हमको बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपके इस पर क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, मैं जरूर देखूंगा। जाते जाते आपको फिर से बता दूं भाई, किताबें खरीदनी है तो एनसीईआरटी का एकदम समरी वर्जन है, 5 किताबें हैं, हिंदी में है। एजे लाइव कोड लगाइएगा और आपको 1299 में मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारी सभी 18 किताबें खरीदनी हैं तो आप जो है एजे लाइव कोड लगा के 4499 यानी कि 4500 रुपए में खरीद सकते हैं। ये भी हिंदी में है। इन किताबों को खरीद लेंगे तो और कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इन किताबों को खरीदिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।